हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम देखो प्लस टू का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे, बाजार के अन्य स्वरूप। देखो हमने अन्य इसका मतलब कुछ स्वरूप हम कर चुके हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर हम पढ़ चुके हैं, एकाधिकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में चल रहा था। अपूर्ण प्रतियोगिता और इसके बारे में चैम्बरलिन के बारे में पढ़ चुके हैं। चैम्बरलिन की बुक थी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब इसको हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं। अब तो सुन लो बात, ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार और ये अपूर्ण प्रतियोगिता क्यों होती है, सिर्फ इसका अर्थ की बात है। हम इसके बारे में पहले तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इनको क्यों कहा जाता है इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम एक उदाहरण के द्वारा, ताकि आपको पता चल जाए। देखो जैसे मैं बताता हूँ, इसके अंदर व्यक्तिगत वस्तु होती है। कौन सी होती है? व्यक्तिगत वस्तुएं, यानी वस्तु विभेद पाया जाता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, वस्तु विभेद पाया। अब कीमत विभेद कौन से बाजार में पाया जाता है? एकाधिकार बाजार में। ये भी पढ़ चुके हैं। फिर वस्तु विभेद होता है वो तो पाया जाता है और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, जिसमें वस्तु में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, वस्तु विभेद होता है। उसके बाद हम कीमत विभेद की बात की थी। कीमत विभेद जो पाया जाता है वो कौन से बाजार में पाया जाता है? वो पाया जाता है एकाधिकार में। ठीक है, एकाधिकार बाजार के अंदर। अब इसको ये नाम क्यों दिया था इसकी बात करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, मैं जो आपके जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है। ऐसे मैंने लिया चाय और कॉफी। ठीक है, यानी वस्तु विभेद है ना, वस्तु विभेद तो लेना पड़ेगा। मैं समरूप वस्तु तो ले नहीं सकते हम, तो इसकी विशेषता क्या होती है? वस्तु विभेद होती है। अब देखो चाय और कॉफी ले लेते हैं हम, ये दोनों सुबह आंख खोलने के काम आती है हमारे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में गुण समान है। अब गुण समान है, इसका मतलब इनमें प्रतियोगिता तो है ना आपस में, प्रतियोगिता तो है। क्योंकि अगर हम चाय महंगी कर देंगे तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, अगर कॉफी महंगी कर देंगे तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है भी हम कंप्लीट रूप से चाय को छोड़ ही देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम 10 कप चाय पीते थे, वहां पर हम 6 कप चाय पीने लग जाएंगे, चाय महंगी होने के कारण 4 कप कॉफी का पीने लग जाएंगे। इसका मतलब पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है, पूर्ण स्थापन नहीं होता, आंशिक स्थापन होता है। यानी कम ही परिवर्तन करते हैं हम। ऐसा नहीं भी जैसे मान लो चीनी और गुड़ की बात करें हम, चीनी और गुड़ दोनों मीठे के रूप में काम आता है। अगर चीनी महंगी होगी इसका मतलब ये थोड़ी हम चीनी घर पर लाना ही छोड़ देंगे, लाएंगे लेकिन थोड़ी चीनी थोड़ा गुड़। इसका मतलब पूर्ण रूप से प्रतियोगिता नहीं है, अपूर्ण है, थोड़ी प्रतियोगिता है इसके अंदर। पूर्ण तो वो होता है इसके अंदर ये वस्तु हम बिल्कुल ही छोड़ दें, ये ले आए, ये बिल्कुल छोड़ दें, ये ले आए, उसके अंदर दूसरी वस्तु हम लाए ना, कुछ एक ही वस्तु लेके आए, पूर्ण प्रतिस्थापन होता है, उसमें पूर्ण प्रतियोगिता होती है। अपूर्ण वो होती है इसके अंदर पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होता, थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं हम। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? प्रतियोगिता तो है लेकिन कम प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता तो है इन दोनों के मध्य लेकिन कम है, यानी पूर्ण रूप से नहीं है। देखो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, देखो अब ये दोनों मान लो ये ए फर्म है, ये बी फर्म है। ए फर्म चाय का उत्पादन कर रही है, बी फर्म कॉफी, या आप कह सकते हो ए फर्म चीनी बना रही है, बी फर्म गुड़ बना रही है। ये कर लेते हैं, चाय बनाई जाती है। ए फर्म तो चीनी बना रही है, बी फर्म क्या बना रही है? गुड़ बना रही है। अब ऐसी स्थिति में वस्तुएं तो अलग अलग है, दोनों सेम थोड़ी है, अलग अलग है ना। अलग अलग है तो ये भी एकाधिकार के रूप में काम कर रहे हैं। भाई चीनी पर इसका एकाधिकार है और गुड़ पर इसका एकाधिकार है। यानी चीनी उत्पादन सिर्फ ए फर्म कर रही है, गुड़ उत्पादन सिर्फ बी फर्म कर रही है। यानी दोनों में क्या एकाधिकार है? चीनी उत्पादन ए फर्म का एकाधिकार है और गुड़ के उत्पादन में बी फर्म का एकाधिकार है। लेकिन इन दोनों में गुण समान होने के कारण, मीठे का गुण, इसमें कुछ न कुछ क्या पाई जाती है? प्रतियोगिता भी पाई जाती है। ठीक है, वैसे तो वस्तुएं अलग अलग होने का एकाधिकार है, लेकिन गुण समान होने के कारण एक के स्थान पर एक का थोड़ा यूज किया जा सकता है। ये गुण समान होने के कारण इसमें कुछ क्या पाई जाती है? प्रतियोगिता भी पाई जाती है। इसी कारण इसको बोलते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। यानी एकाधिकार के गुण भी होते हैं और प्रतियोगिता के गुण भी पाए जाते हैं। एकाधिकार के गुण भी है इसके अंदर, क्योंकि दोनों वस्तुएं अलग अलग बना रहे हैं।
इसका मतलब दोनों के अपने अपने एकाधिकारी है। चीनी पर ए फर्म का एकाधिकारी है, गुड़ पर बी फर्म एकाधिकारी है। लेकिन गुण समान होने का इसमें प्रतियोगिता भी है। इसका मतलब इसमें एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों गुण समान होने का इसको बोलते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भी ये एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों की मिक्स रूप है, मिश्रित रूप को अपनाते हैं, दोनों के सिद्धांतों को लेकर चलता है, दोनों की विशेषताओं को उसने क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है। ठीक है, इसी कारण इसको बोलते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। चलो ठीक है, अब इस एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में एक बात बता देता हूं, फिर हम कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम करते हैं। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, गैर कीमत प्रतियोगिता। आपको सर ये क्या होता है, ये होता है भी कीमत की प्रतियोगिता नहीं होती, अन्य बातों की प्रतियोगिता होती है। कीमत की प्रतियोगिता नहीं होती है, गैर कीमत होती है। कीमत नहीं जोड़, कीमत को नहीं देखते वहां पर भी, किसी ने कीमत कम कर दी, किसी ने बढ़ा दी, ऐसी प्रतियोगिता नहीं होती, ऐसी प्रतियोगिता नहीं होती। बल्कि क्या होता है, जैसे उपहार, कोई गिफ्ट दिया जाता है ना, भी कोई दुकानदार कहता है अगर आप मेरे से सामान लोगे तो एक के साथ हम एक फ्री दूंगा, कीमत कम नहीं करता वो। आप कोई मान लो पाउडर का या कोई और डब्बा लेने जाते हो, उसके साथ कोई साबुन वगैरह फ्री दी जाती है, शैम्पू लाते हो उसके साथ कोई एक शैम्पू फ्री दे दी जाता है या नहीं, कीमत तो वो आपसे उतनी लेगा, यानी गैर कीमत प्रतियोगिता है। उसके साथ आपको कुछ ना कुछ उपहार देगा, उसके साथ कोई आपको और सुविधा देगा। जैसे मान लेते हैं एसी वगैरह लगाते हैं हम घर पर, है ना, तो कोई ऐसी कंपनी जो एसी बना रही है वो आपको एक अलग सुविधा देगी। क्या देगी भी, हम साल तक आपके घर आकर सही करके जाएंगे, यानी फ्री होगी, डिलीवरी भी फ्री दे सकता है वो। अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो हमारा खुद का वैज्ञानिक जाएगा, वो आपको सही कर देगा, आपकी एसी सही करेगा। ठीक है, उसका हम पैसे चार्ज नहीं लेंगे, बात समझ लो ना, यानी अलग सुविधा देना, कीमत की सुविधा नहीं दे रहा वो, कीमत कम करके आपको लालच नहीं दे रहा, बल्कि वो क्या कह रहा है, वो अलग एक सुविधा बता रहा है आपको, भाई अगर आप ये लेके जाओगे तो इसके अंदर आपका 1 साल तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, हम खुद घर जाके इसको सही कराएंगे, आपको सिर्फ फोन करना है। यानी 1 साल की हमें सुविधा मिल गई ना, बस, तो उसी सुविधा से हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम केले लेके आते हैं ना, केले लाते हैं 2 रेडी से, वो 30 लेगा तो आपसे 30 रुपये, वो कहेगा कीमत कम नहीं करूंगा, चलो एक ज्यादा दे देता हूँ, आप एक तो खा ले यार फ्री में, कीमत कम नहीं करेगा वो, आपको कुछ ना कुछ सुविधा दे देगा, समझ रहे ना। इसे बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता, और ये कौन से बाजार में पाई जाती है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है। अब हम करते हैं आपका अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। वैसे तो कर चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो इसे में लेसन में आए वो कर लेते हैं। आपके जो टेबल दे रखी है उसको लिख लेता हूँ पहले मैं, सीमांत और औसत की। आपको इसके अंदर टेबल दे ही नहीं रखी भी, अपने आप है ही नहीं टेबल, सिर्फ डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के आधार पर पूरा करते हैं। अगर हम टेबल बनानी है तो हम ऐसे करते हैं, तो पीछे आपका जो आगम की उदाहरण है, लेसन है ना, उसके आधार पर टेबल बना के पूरी कर ही देते हैं, कोई बात नहीं है। आगम का जो आपका लेसन है 9 नंबर का लेसन, उसके अंदर अपूर्ण की एक टेबल दे रखी है, पहले टेबल बना ही लेते हैं ताकि बढ़िया तरीके से समझ आ जाए आपको, साथ में रिवीजन हो जाएगा आपका पीछे वाले लेसन का। उसके अंदर क्यू मात्रा दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके अंदर आपको कुल आगम दे रखा है, कुल आगम, जो कुल आगम दे रखा है वो 10 18 24 28, 10 18 24 28, उसके बाद दे रखा है 30 30 28, यानी एक बिंदु के बाद जाके स्थिर हो जाएगा और फिर घटने लग जाएगा। अब कुल आगम आपको दे दिया, आपको औसत आगम निकालना होता है, तो औसत का सूत्र क्या होता है, क्या करते हैं, टी आर को क्यू से भाग देते हैं, कुल आगम को विक्रय की गई मात्रा से भाग देते हैं, तो 10 को 1 से भाग दिया 10, 18 को 2 से दिया 9, 24 को 3 से दिया 8, 28 को 4 से दिया 7 को 28, 30 को 5 से दिया 6, 30 को 6 से दिया 5 और 28 को 4 से दिया 4। ठीक है, हम निकाल लेते हैं सीमांत आगम, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, तो ये किया हुआ है। इसके अंदर डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू देखते हैं, उत्पाद विक्रय की गई मात्रा परिवर्तन से
कुल आगम में जो परिवर्तन होता है वो सीमांत आगम होता है। तो देख लो कितना परिवर्तन हो रहा है, 8 का। 10 से 18 हो गया तो 8 का हो गया, पहला बिंदु 10 ही ले लो, क्योंकि पहला 0 से शुरू करेंगे तो पहला बिंदु 10 ही आएगा, तीनों बराबर आएंगे। कितना परिवर्तन हुआ, 8 का। फिर 18 से 24, जैसे इकाई में परिवर्तन किया कितना हुआ, 18 में 6 यानी 6 का। फिर 4 का। उसके बाद कुल आगम में परिवर्तन है ना, सूत्र कुल आगम कहता है 2 का। उसके बाद 30 रह गया यानी 0 का। उसके बाद 30 से 28 हो गया यानी -2 का। ठीक है, ये सीमांत आगम हमने निकाल लिया। अब देख लो ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, लेकिन घटने की प्रवृत्ति देख लो, ये तो एक के घट रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये 10, 8 यानी 2 कम हो गया, फिर 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 0 हो गया -2। इसका मतलब इसकी घटने की प्रवृत्ति कम होती है, इसकी घटने की प्रवृत्ति तेज होती है। और जब ये घटते हैं, देखो शुरुआत तो एक ही बिंदु से होती है 10 और 10 से, लेकिन जब ये घटते हैं तो सीमांत आगम तेज गति से घटता है और औसत आगम धीरे धीरे घटता है। इसका मतलब सीमांत आगम औसत आगम से क्या होगा, नीचे होगा। तो वहां देख लो, चाहे इसका 9, इसका 8, इसका आंकड़ा नीचे है ना, कम है। 8 इसका 6 आंकड़ा कम है। 7 इसका 4 ही है। 6 इसका 2 ही है। इसका 5 इसका 0 ही है। इसका 4 इसका -2 है। इसका मतलब आपने ये पढ़ा भी था, सीमांत हमेशा घटते वक्त औसत से नीचे होती है, यानी औसत बड़ी होती है, सीमांत कम होती है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, औसत आगम और सीमांत आगम। यहाँ पर ले लिया हमने उत्पादन की इकाइयां, विक्रय की मात्रा सीधा क्यों लिख देता हूं मैं। अब इसके अंदर जो आपको स्थिति होती है, यानी हमने की थी इकाई से अधिक लोच होती है, इसमें इकाई से क्या होती है, अधिक लोच होती है। इसका मतलब इसमें कीमत का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, AR और MR। इस रेखा को बड़ी कर दिखाई दे रहा है ना आपको, इस रेखा को मैं बड़ी कर देता हूं ताकि ऋणात्मक दिखाई दे। ये X की रेखा है, यानी ये हो गया MR। यानी MR क्या हो जाता है, एक बिंदु पर 0 होता है, उसके बाद माइनस हो जाता है। देखो एक बिंदु पर 0 होता है, इसके बाद ये क्या चला जाता है, माइनस में चला जाता है। और ये जब ये गिरते हैं तो AR क्या होती है, MR से बड़ी होती है, और ये होती क्या, इकाई से अधिक लोच होती है। इस चीज को तो हम कर चुके हैं, हमने पढ़ा था पूर्ण चौकता में इकाई में अनंत लोच होती है, यानी एक सीधी रेखा होती है। एकाधिकार में इकाई से कम लोच होती है, यानी ये जल्दी से गिरती हुई होती है। और इसके अंदर क्या होगा, इकाई से अधिक लोच होगी, यानी इन दोनों के मध्य की स्थिति होगी, यहाँ पर होगी दोनों के मध्य की। और इस मध्य वाली स्थिति में आपको डायग्राम में बता भी चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिक्स रूप है ये, आपको ये ध्यान रखना है। पूर्ण चौकता में इकाई में अनंत लोच होती है, बिल्कुल सीधी रेखा होती है, क्योंकि आपने मांग की जो कीमत लोच हमने जो लेसन किया था उसके अंदर आप निकाल चुके हो, ठीक है। उसके अंदर 5 विधियां की थी। इकाई से अनंत लोच बिल्कुल सीधी रेखा थी, इकाई से कम लोच उसमें जल्दी से गिरती हुई रेखा थी जैसे एकाधिकार में, इकाई से अधिक लोच इसमें जो गिरने की प्रवृत्ति होगी वो धीरे धीरे होगी, ठीक है। एकाधिकार में आपने डायग्राम बनाया था वो यहीं पर बना दिया था, यानी ये तेज गिरती है इससे, और अपूर्ण चौकता में ये धीरे धीरे गिरती है, इसे आराम से लंबी जाती है, ये सीधी यहीं पर गिर जाती है, ठीक है। उनके गिरने की प्रवृत्ति तेज होती है। एकाधिकार में देखो होते दोनों ऋणात्मक है, एकाधिकार में नीचे गिरती हुई रेखाएं होती है AR और MR की, वो अपूर्ण चौकता में होती है, लेकिन अपूर्ण चौकता में धीरे धीरे होती है क्योंकि इकाई से अधिक लोच होती है। और एकाधिकार में इकाई से कम लोच होने का ये क्या है, तेज गति से नीचे गिरती है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब हम वापिस वहीं पर चलते हैं। औसत और सीमांत आगम आपके सामने है, हमने टेबल भी बना दी, और ये टेबल हम पहले भी कर चुके हैं एक बार आगम की उदाहरणा में। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ पढ़ चुके हैं हम, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में हम टोटल कर चुके हैं, उसके अर्थ के बारे में, उसकी विशेषताएं भी पढ़ चुके हैं। वस्तु भेद पाया जाता है, गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, ठीक है, फर्में आ सकती है जा सकती है, समूह होता है। जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के इकट्ठे रूप को क्या कहा था, उद्योग कहा था, और एक जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, उसकी फर्मों को जो इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं समूह है। इसमें जो कीमत का निर्धारण होता है वो समूह के द्वारा होता है, ठीक है। और इसके अंदर कहा था अधिक विक्रेता होते हैं। देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं,
एकाधिकार में एक विक्रेता होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक विक्रेता होते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने एक बात की थी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और हम बात करें एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार ये दोनों काल्पनिक स्थिति है। कैसी स्थिति है? काल्पनिक स्थिति, यानी ये व्यवहार में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो व्यवहार में कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता यानी ये व्यवहारिक या वास्तविक स्थिति है। व्यवहारिक या वास्तविक, इस चीज के बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। रॉबिन्स जो आपका श्रीमती जॉन रॉबिन्सन थे, उन्होंने यही बात कही थी। क्या कही थी? भी ये एक परंपरागत रूप से चला आ रहा बाजार है, यानी परंपरागत रूप से जब प्राचीन काल में देखें तो यही बाजार का रूप आपको मिलेगा, और वर्तमान में व्यवहारिक और वास्तविक बाजार है वो यही है। क्यों? क्योंकि ये बाजार हमें वास्तव में मिलता है, हम वस्तु वेद आपको प्राप्त होता है। आप दुकानदार से मान लो बुक्स वाली दुकानदार से पेन लाने जाते हो, तो पेन लोगे ना, उसके अंदर ही वस्तु वेद आपको मिलेगा। तब मान लेते 5 रुपए का पेन लोगे, 5 रुपए के पेन आपको ना 5 रुपए वाले पेन दिखाओ जी, वो आपको 10 वैरायटी दिखा देगा। इसका मतलब वस्तु वेद है ना। वो कहेगा इसके पीछे पारा होता है, इसके कारण ये बढ़िया चलता है, इसकी नींव पतली होती है, इसकी नींव मोटी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, ये लंबा चलता है, ये बीच में बंद नहीं होता। ऐसा ऐसा करके आपको वो विशेषता बता देगा अलग अलग। इसका मतलब वस्तु वेद तो है, किस पैकिंग के कारण भी हो सकती है, गुण के कारण हो सकती है, उसके आकार के कारण हो सकती है, बनावट के कारण हो सकती है, उसके ऊपर कोई डिजाइन बना दिया जाता है। किसी पर डिजाइन बनाया जाती है, किसी पर डिजाइन नहीं बनाया जाता, यानी इसके आधार पर वस्तु वेद क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, और इसी कारण देखो वर्तमान में वैसे तो कहा जाता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का भी महत्व कम हो चुका है, क्योंकि अब अल्पाधिकार ने रूप ले लिया है। किसका ले लिया? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का जो रूप लिया है वो अल्पाधिकार ने ले लिया है। ठीक है, अब ये अल्पाधिकार क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी आपके 3 बाजार कंप्लीट हो चुके हैं, पूर्ण प्रतियोगिता कंप्लीट हो चुकी है, एकाधिकार कंप्लीट हो चुका है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूरा हो चुका है, और साथ साथ में इसके आपको अंतर भी बता चुका हूँ। अब एक बार और इकट्ठी चर्चा कर लेते हैं। मैं कह दूं आपको प्रश्न 1, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अंतर स्पष्ट करो या अंतर बताओ। तो आप पहला अंतर यहां तो लिखोगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार लिख दोगे, ठीक है। आप यहां लिख दोगे एकाधिकार बाजार। मैं सबको इकट्ठा बता रहा हूँ, पहले तो अलग अलग बताया था। मैंने आपको कहा भी था कि जैसे ही हमारा ये तीनों बाजार पूरे हो जाएंगे, पूरे होंगे, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, तीनों को इकट्ठा तरीके से बता दूंगा। इसके अंदर पहला आता तो आप ये कर सकते हो, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें होती है वस्तु समरूप होती है, वस्तु तो विशेषता है वही लिखनी है, आपको बता रहा हूँ मैं, इसको अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैंने आपको पहले ही कहा था कम पढ़कर हमें ज्यादा टॉपिक करने हैं, कम पढ़कर हमें ज्यादा एग्जाम के अंदर मार्क्स भी लेने हैं। देखो मैंने पहले ही कहा था भी ज्यादा पढ़कर तो कम कोई लिख सकता है, या आप 10 पेज पढ़ोगे तो 2 लाइनें तो लिख ही सकते हो, लेकिन आपको 2 लाइनें पढ़कर 10 पेज याद करने हैं, वो कैसे होंगे? सिर्फ आपको विशेषता याद है ना, तो अर्थ याद है, तो आपको इनको इस पर्सन को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो उसके आधार पर ही मैं इसके अंतर लिख रहा हूँ, जो हम पढ़ चुके हैं ना वो लिखेंगे इसके अंदर, देखना, क्योंकि विशेषता होती है, अंतर होती है, सेम नहीं होती है। इसमें क्या होती है? वस्तु समरूप होती है। इसके अंदर वस्तु समरूप कहाँ होती है? जब फर्म ही एक होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कह सकते हो वस्तु समरूप नहीं होती, न तो समरूप होती, न ही वस्तु कोई प्रतिस्थापन वस्तु होती, यानी कोई वस्तु नहीं होती। हम पढ़ा था कि उसकी न तो कोई प्रतिस्थापन वस्तु है, अगर प्रतिस्थापन हो जाती जैसे ये तो फिर तो अपूर्ण प्रतियोगिता में चले जाते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन करता है उसमें कुछ ना कुछ प्रतियोगिता होना, और यहाँ तो प्रतियोगिता होनी नहीं चाहिए क्योंकि एकाधिकार की बात हो रही है। इसका मतलब न तो समरूप होती यानी पूर्ण प्रतियोगिता होता,
न प्रतिस्थापन होती है यानी अपूर्णता होती है, उसे बोलते हैं हम एकाधिकार जाल। इसके अंदर आप क्या कहोगे, इसके अंदर वस्तु होती है वो प्रतिस्थापन वस्तु होती है, और वही कैसा यानी वस्तु विभेद होता है, वस्तु विभेद। पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं, आंशिक लिख सकते हो आप। अगर आपसे पूछे पूर्ण प्रतिस्थापन कहाँ होता है, पूर्ण प्रतिस्थापन यहाँ होता है। क्यों होता है, क्योंकि समरूप वस्तु का निर्माण हो रहा है। पूर्ण ऐसे नहीं भी दो रेडी वाले केले बेच रहे हैं, एक से कहेंगे यार तू ऐसे कर आधा किलो तू तोल दे, दूसरी पर जाएंगे आधा किलो तू तोल दे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, हम या तो उससे खरीदेंगे या उससे खरीदेंगे, यानी पूर्ण प्रतिस्थापन होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आंशिक, यानी चीनी वाले के पास जाएंगे, वो कहेगा महंगी है जी, मैं कहूँगा जी आधा किलो चीनी कर दे, उसके बाद दूसरी दुकान पर जाके मैं आधा किलो गुड़ ले आऊंगा, क्योंकि मैंने पूर्ण नहीं किया बल्कि दोनों वस्तुओं से, दोनों दुकानदारों से अलग अलग वस्तु ली है। इसका मतलब आंशिक प्रतिस्थापन होता है। यहां पर मैंने पूर्ण ही प्रतिस्थापन कर दिया क्योंकि इस वस्तु समरूप होती है। ठीक है, दूसरी बात करें हम, इसमें अनेक विक्रेता होते हैं, पढ़ा था हमने। इसमें एक विक्रेता होता है, इसके अंदर अधिक विक्रेता होते हैं। क्या होते हैं? अधिक विक्रेता। ठीक है, उसके बाद इसमें विज्ञापन लागतें नहीं होती क्योंकि वस्तु समरूप होती है। इसमें विज्ञापन लागतों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि इसका कोई किसी से कंपटीशन होता नहीं। अरे कंपटीशन होता है तभी तो विज्ञापन देते हैं हम, एक वस्तु को बुरी दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं, अपने वाली अच्छी दिखाते हैं, है ना। जो ये आते हैं ना इसकी डिटॉल वगैरह के साबुन की, अन्य साबुन से हाथ होते हैं तो उसमें कीटाणु से दिखाई देते हैं, डिटॉल से होते हैं तो कीटाणु से लगभग खत्म हो जाते हैं। यानी दूसरे से अपनी वस्तु श्रेष्ठ दिखाते हैं, तभी दिखाएंगे जब दो को मध्य कंपटीशन है। इसका तो किसी से कंपटीशन ही नहीं है, अकेला ही है, तो विज्ञापन लागतें नहीं होती, विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है। तो विज्ञापन लागतें कहाँ होती है? यहाँ होती है, क्योंकि वस्तु विभेद पाया जाता है, विज्ञापन लागतें पाई जाती है ना। आप कह सकते हो, दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, नई फर्में आ सकती है, यानी आने जाने पर, या कह सकते हो प्रवेश व बहिर्गमन में स्वतंत्रता होती है, यानी नई फर्में आ भी सकती है और जा भी सकती है। इसमें आप कह सकते हो प्रवेश व बहिर्गमन पर नियंत्रण होता है। जब बहिर्गमन तो होता ही नहीं है ही एक, जब तो प्रवेश पर नियंत्रण होता है, यानी नई फर्में बाजार में नहीं आ सकती। इसको चाहे लाइसेंस मिलाओ तो नई फर्में आ ही नहीं सकती बाजार में, सिर्फ वो ही उत्पादन करेगा उसका, क्योंकि एकाधिकारी है वो। तो इसमें भी आपने बात की थी कि नई फर्में प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, आ सकती है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। उसके बाद करें, इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक और लिख देते हैं। वैसे आप इतना ही लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया भी आपको बनाना कैसे है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। इसके अंदर हम पढ़ा था कीमत का निर्धारण खुद फर्म करती है, क्योंकि यहाँ पर फर्म व उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है, उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही तो फर्म है। उद्योग तो वो उसे कहेंगे जब एक ही समरूप वस्तु की बहुत सी फर्में होती है, उसको उद्योग बोलते हैं। जब फर्म ही एक है तो इसका मतलब वही उद्योग है और वही फर्म है, कोई कीमत का निर्धारण करने वाली है, कोई कम ज्यादा करने वाली है, कोई और फर्म है ही नहीं उसके कंपटीशन में। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर जो होता है वो इकट्ठे लोगों को क्या कहते हैं? समूह है। ये ध्यान रखना, इसको समूह कहते हैं, इसको उद्योग कहते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हम पढ़ के आए हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर लिखना है आपको तो सिर्फ पर्सन की लैंग्वेज को समझना है, उसकी भाषा को समझना है। मैंने आपको पहले कहा था, अगर देखो हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं ना, टॉपिक का तो नाम ही नहीं समझते, टॉपिक को तो पढ़ते ही नहीं है, सीधे आगे वाला मैटर पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब कोई प्रश्न उत्तर याद करते हैं, प्रश्न को तो पढ़ते ही नहीं है, सीधा उत्तर से ही शुरू करते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं बेचारे जो कॉपी में प्रश्न लिखते ही नहीं है, सीधे उत्तर ही लिखते हैं।
होता नहीं होता, होता है ऐसा, वो प्रश्न नहीं लिखते, वो पहले उत्तर लिख लेते हैं और बाद में कॉपी चेक करवाते हैं तो मास्टर जी कहते हैं जी इसमें तो प्रश्न तो लिखे ही नहीं कोई, वो बाद में प्रश्न उतारते हैं, कई बार लिखना भूल जाते हैं तब मास्टर की डांट पड़ती है। क्योंकि हमारी आदत है पहले हम उत्तर लिखते हैं, प्रश्न तो बाद में जी, क्योंकि पहले बार बार पेन कौन बदले यार, कभी रेड पेन उठाओ जी, कभी ब्लू पेन उठाओ जी, कौन इतना पंगा करे, इतना टाइम किसके पास है। पहले हम जब ब्लू पेन उठा लेते हैं, नीला पेन ले लेते हैं ना, उसकी पूरी करके छोड़ देते हैं, यानी टोटल हम क्या करते हैं उसी से लिखते चलते हैं बस, तो दूसरा पेन हमें उठाना ही नहीं पड़े, टाइम नहीं कम है ना हमारे पास। उसके बाद उसका काम खत्म हुआ, उसको साइड में रख देते हैं, उस पर कैप लगाया, उसके बाद रेड पेन उठा लेते हैं, फिर हम टोटल पर्सन लिख देते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि जब भी मैंने आपको कहा था अगर आप टॉपिक समझ जाते हो तो आपका 50% आपका उसका उत्तर आपको याद हो जाता है, क्योंकि ये पढ़े। अगर आपको एक पर्सन को ना हमेशा 4 बार पढ़ा करो, अगर आपको पर्सन समझ आ गया ना तो ये मान के चलो उत्तर आपके याद है। चाहे आपने नहीं पढ़ा हो, मैं गारंटी लेता हूँ, आप चेक करके देख लेना, हाँ आपने लेसन तो पढ़ा है ना, आज जो पर्सन आएंगे वो लेसन से ही आएंगे यार, अलग से थोड़ी आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी अभी कोई आपको अलग से कोई बार की चीज दे रहा है, आएगा तो उस टॉपिक से संबंधित ही। अगर आपको टॉपिक वो लेसन याद है फिर तो कोई पर्सन आए याद करने की आपको आंसर दे सकते हो, सिर्फ आपको पर्सन को समझना है, उसको लिखना कैसे है। होता है कई बार पर्सन आ जाता है, फिर शुरुआत का पता नहीं होता, शुरुआत कहाँ से करनी है। हाँ एक बार शुरुआत होगी ना फिर तो चाहे मुझसे 10 पेज बनवा लो, क्योंकि इंडियन होते हैं, बहुत बड़े फिलोसफर होते हैं, बहुत दिमाग होता है हमारे पास, बहुत गप्पे मार लेते हैं, लेकिन शुरुआत करना तो हार्ड होता है ना। तो शुरुआत कौन करता है, शुरुआत करता है आपका पर्सन। अगर आपको पर्सन समझ आ गया ना फिर आप उसकी बढ़िया तरीके से शुरुआत है। चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। ये आपके तीनों औजार कंप्लीट हो चुके हैं अभी, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। अब बात करते हैं हम अल्पाधिकार बाजार की, इसकी बात करते हैं अल्पाधिकार। देखो ध्यान रखना, जो वास्तविक प्रतियोगिता पाई जाती है वो इसी में पाई जाती है। कैसे, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्पाधिकार बाजार है क्या। अल्प माने क्या होता है, कम, और मैंने आपको कहा था अधिकार यानी बाजार का रूप लेंगे वो विक्रेता के आधार पर लेंगे। किसके आधार पर लेंगे, एक ही तो बात याद रखनी है, विक्रेता। विक्रेता अनेक पूर्ण प्रतियोगिता, विक्रेता एक एकाधिकार, विक्रेता अधिक अपूर्ण प्रतियोगिता, और विक्रेता कम अल्प होता है कम, यानी जब विक्रेता कम हो, विक्रेता क्या हो, कम, यानी बेचने वाले कम हो, उसे बोलते हैं हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। क्योंकि इसमें बेचने वाले कम होते हैं, इसका मतलब अल्प होती है, संख्याएं कम होती है। बाजार के अंदर उत्पादन करता है ना, जो फर्म उत्पादन करते हैं फर्म में होती है, वो कम होती है, उनकी संख्याएं कम होती है, इसके कारण उसको बोलते हैं अल्पाधिकार। ठीक है, क्योंकि अधिकार कितने का होता है, अधिकार कम व्यक्तियों का होता है, कम फर्म में होती है, वहां पर उत्पादन करने वाले कम व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और एक और बताता हूं, अल्पाधिकार बाजार वो होता है इसमें समरूप वस्तु का भी निर्माण किया जा सकता है और व्यक्तिगत वस्तु का निर्माण भी किया जा सकता है। विवेदी यानी वस्तु वेद भी पाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना हम बात कर रहे थे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या था, जो दोनों का मिक्स रूप था, तो ये इसी का प्रकार है। ध्यान रखना अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही प्रकार है अल्पाधिकार द्विधिकार के अंदर भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो इसी का प्रकार है, इसका मतलब इसके अंदर समरूप वस्तु भी हो सकती है, यानी 2 रेडियां मिलकर, यानी 2 से ज्यादा यानी 4 रेडियां, ये भी केले बेच सकती है, ये भी केले होता है या नहीं होता। दिवाली के अंदर देखना सभी मिठाइयों की दुकान लगा लेंगे, वस्तु तो समरूप की होती है ना, सभी के पास मिठाइयाँ हैं। अब दिवाली आने वाली, आप देखना सभी के पास मिठाइयाँ रहेगी, इसका मतलब वस्तु समरूप भी हो सकती है, और मिठाइयों वाला एक छोटा सा एरिया हो सकता है, 10-15 रेडियां होगी, अलग होगी ना। अब वो 10-15 रेडियां होगी ना, वो पास में होगी, क्या होगी, पास में। ऐसी स्थिति में उनमें प्रतियोगिता देखना, आप मजा आ जाएगा। अब कभी प्रतियोगिता कोई ऐसा कोई त्योहार हो ना, बाजार के अंदर चेक करके देखना, आपको प्रतियोगिता वास्तव में दिखाई देगी, प्रतियोगिता होती क्या है, किस प्रकार वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, किस प्रकार वो सड़कों पर आ जाते हैं। आप जब कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं ना मत्था टेकने, तो क्या होता है वहां पर, आप देखना वो पानी लेकर खड़े रहते हैं, आपके सामने आ जाते हैं कि आप आ दो प्रसाद हमसे लो, आ जाते हैं ना साला सब वगैरह, देख लेना आप, वो सड़कों पर होता है, हमसे लेके जाओ, यानी प्रतियोगिता सही वहां दिखाई देती है।
क्यों? क्योंकि वो अलग होते हैं। अलग होते हैं इसका मतलब वो कम होते हैं और एक दूसरे पर ध्यान रखते रखते हैं। एक दूसरे पर देखो, जब संख्या में कम हो, जब संख्या में कम हो तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर ध्यान रखा जा सकता है। एक दूसरे पर ध्यान यानी एक दूसरे पर पूरा ध्यान रखते हैं वो, भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके अनुसार वो अनुकरण करते हैं उसका। मान लो एक व्यक्ति ने कीमत कम कर दी, एक रेडी वाले ने, दूसरे वाला पूरा ध्यान रखेगा उसका, वो भी कीमत कम कर देगा क्योंकि कम होता है। इसी कारण इसमें वास्तविक प्रतियोगिता इस बाजार में पाई जाती है। तो बिल्कुल पास पास में होते हैं, संख्या में कम होते हैं, इसके कारण वो क्या रख सकते हैं, उन पर ध्यान रख सकते हैं। एक उत्पादक दूसरे उत्पादक पर बढ़िया तरीके से ध्यान रखेगा। यही तो उत्पादक ऐसे होते हैं जो अपना एक बंदा ही छोड़ रखते हैं, अभी ये क्या क्या करता है चेक करना है यार, ये क्या क्या ये कार्रवाई कर रहे हैं, कौन कौन से नियम सिद्धांत बना रहे हैं, इसके कारण इसकी बिक्री ज्यादा हो रही है, वो भी उसका अनुकरण करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब है इसमें वास्तविक प्रतियोगिता पाई जाती है क्योंकि संख्या में कम होते हैं और संख्या में कम होने के कारण प्रत्येक फर्म एक दूसरे पर क्या रख सकती है, ध्यान रख सकती है। ठीक है, तभी इसके कारण होती है वास्तविक प्रतियोगिता। तो इसमें कम विक्रेता होते हैं, तो इसमें क्या हो सकती है, समरूप वस्तु भी हो सकती है। हो सकता है दो सभी फर्में, या आप कह सकते हो एक चीनी बेच रही है, एक गुड़ बेच रही है, या एक शक्कर बेच रही है। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो सकता है, वस्तु विभेद भी पाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं भी, जैसे पूर्ण में तो समरूप वस्तु होती है, अपूर्ण में वस्तु विभेद होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों ही हो सकते हैं। यानी समरूप वस्तु का भी अल्पाधिकार हो सकता है और विभेदीकृत वस्तु का भी क्या हो सकता है, अल्पाधिकार हो सकता है। चलो ठीक है, अब इसके बारे में इसकी विशेषताओं, देखो ये आपको पता चल गया तो विशेषताएं तो आपको याद ही है, इसी के आधार पर तो विशेषता पढ़ेंगे। कैसे देखते हैं, मैंने तो आपको अर्थ का पता होना चाहिए। अर्थ किसके आधार पर होता है, अर्थ विक्रेता के आधार पर होता है, ये भी आपको फंडा बता चुका हूं। तो इसका मतलब कोई ज्यादा बड़ा कोई कहानी नहीं है इसके अंदर भी। हम पढ़ रहे हैं अल्पाधिकार बाजार। देखो हम अल्पाधिकार बाजार की पहली विशेषता की बात करें, इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक होता है परस्पर, यानी एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर बिल्कुल होते हैं। अरे यार जब दो फर्में होती है उत्पादन कर रही है, मान लो ये भी केले का कर रही है और ये भी केले का कर रही है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मान लेते हैं जब टोटल उपभोक्ता इससे वस्तु खरीद लेगा तो इससे कोई खरीदेगा नहीं, इसकी तो वस्तु बिकेगी नहीं। यानी ये इस पर डिपेंड हो गया भी, इससे कोई नया खरीदे तो इसके पास आए, यानी एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं। उपभोक्ता जाता है ना, वो वस्तु तो दोनों से किसी एक से खरीदेगा, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पारस्परिक निर्भरता होती है आपस में। ऐसा नहीं भी ये मान लो चलो क्या ये सोच रहे यार इससे खरीद रहा है, कोई बात नहीं खरीदने दे, अपने अपने बिक जाएगा। जब कोई उपभोक्ता आएगा तभी बिकेगा ना, कोई इसको खरीदेगा तभी बिकेगा। इसका मतलब अगर इसके कोई नया खरीदे तब इससे कोई खरीदेगा, इससे कोई नया खरीदे तब इससे कोई खरीदेगा, नहीं एक दूसरे पर निर्भर हुए नहीं हुए। यानी इसके अंदर क्या होती है, पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, एक दूसरे पर ये क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और हम ये भी बात करें, देखो हमने पूर्णतोक्ता बाजार में बात की थी भी विक्रेता नेक होते हैं, नेक होने के कारण एक दो विक्रेता अगर बाजार को छोड़कर चले भी जाए ना तो बाजार में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वस्तुएं कम नहीं होगी, बाजार में प्रभाव नहीं, क्योंकि विक्रेता बहुत होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक फर्म का बहुत बड़ी भूमिका होती है। याद आ रहा है ना, हमने पूर्व प्रतियोगिता में तो ये कहा था कोई भूमिका नहीं होती, नगण्य भूमिका होती है, नाम मात्र की भूमिका होती है। अगर एक दो फर्म बाजार को छोड़कर चली भी जाए ना तो मार्केट में कोई प्रभाव नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कुछ भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्यों, क्योंकि फर्में कम होती है, फर्में कम, अगर पहले से ही कम है और उसमें से अगर एक फर्म बाजार छोड़कर चली जाए, बाजार छोड़कर चली जाए तो क्या होगा, भी उत्पादन तो कम ही होगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, कम
हो जाएगा। तो जो मान लेते हैं ये फर्म बाजार छोड़ के जा रही है, ये 100 वस्तु का उत्पादन कर रही थी, ये 100 वस्तु तो बाजार से कम हो जाएगी, क्योंकि संख्या तो पहले से ही कम है, संख्या तो उसमें तो अनेक थी, अनेक में तो एक दो जाए तो जाओ यार, क्या करना है, कई बार होता है ना ऐसा, तो जा कोई बात नहीं हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बंदे पहले से ही बहुत है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बंदे पहले ही दो और हम कोई काम कर रहे हैं कृषि के अंदर या कोई फर्म के अंदर, ऐसी स्थिति में अगर एक श्रमिक कह दे मैं तो जाऊं, तो काम तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। यही स्थिति बाजार की होती है। तो बाजार में पहले से ही फर्में कम है, यानी अल्पाधिकार है, और कम है उसमें से अगर एक दो निकल जाए तो बाजार की तो हाहाकार मच जाएगी, उत्पादन बिल्कुल ही कम हो जाएगा। उपभोक्ता के पास वस्तु, जितनी उपभोक्ता वस्तु खरीदता है उतनी वस्तु तो उपभोक्ता को प्राप्त ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उपभोक्ता तो उतने ही पड़े हैं, क्रेता तो उतने ही पड़े हैं, विक्रेता कम हो गए तो उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, और पूर्ति पूरी हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जो पूर्ति करने वाली फर्म थी वो तो चली गई। तो कहने का मतलब इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका होती है एक प्रत्येक फर्म की, अगर वो चली जाए तो इससे क्या होगा, उत्पादन और कीमत पर बाजार में क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। इसी किसी को बोलते हैं पास, यानी एक फर्म दूसरी फर्म पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। उसके बाद सेकंड इसकी विशेषता की बात करें दूसरी विशेषता होती है इसके अंदर प्रतियोगिता, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम, यानी पार्श्विक निर्भरता के कारण ही इसमें वास्तविक प्रतियोगिता इसमें पाई जाती है। ध्यान रखना, वास्तविक प्रतियोगिता, न तो वास्तविक प्रतियोगिता पूर्ण में पाई जाती, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और नहीं पाई जाती अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, बल्कि वास्तविक प्रतियोगिता कहाँ पाई जाती है, यही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि संख्याएं फर्मों की कम होती है, संख्याएं क्या होती है, कम होती है, तो वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और कम होने के कारण ही वो क्या रख सकते हैं, एक दूसरे पर ध्यान भी रखते हैं, एक दूसरे पर ध्यान रखते हैं। बिल्कुल विरोधी भाव होता है, आप देख लेना, चाहे वो कितने ही आपस में फ्रेंड हो, लेकिन जब दो रेडी लगा लेते हैं ना, ए फ्रेंड और बी व्यक्ति, और एक ही वस्तु बेचने लग जाए केले, उनमें देखना विरोधी भाव आ जाएगा, वो एक दूसरे को फिर आंखें निकाल निकाल कर देखेंगे, तो उसको पता है भी अगर इसकी वस्तु बिक गई तो मेरी नहीं बिक पाएगी। यानी कहने का मतलब इसमें बिल्कुल एक दूसरे पर ध्यान रखते हैं, एक दूसरे पर पूरा उसको ऊपर निगाहें होती है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर उस व्यक्ति ने कीमत कम कर दी ना, तो वो भी सोचेगा यार मेरे को क्या करना चाहिए वस्तु बेचने के लिए, वो भी या तो कीमत कम करेगा या क्वालिटी बढ़ाएगा अपनी वस्तु की, यानी कुछ ना कुछ वो करेगा, तब जाके उसकी वस्तु बिक पाएगी। एक सीमेंट की एड देखी थी, क्या था, कौन से सीमेंट की थी, उन्होंने नीचे लिखा था सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इसका मतलब उसने कीमत कम नहीं की बल्कि क्वालिटी बढ़ा रहा है, उसके अंदर कहता है ये मजबूत है, सबसे अच्छा है, लेकिन सस्ता नहीं है। कई सीमेंट वालों ने तो क्या किया, कीमतें कम कर दी, इसने क्या कर दी, क्वालिटी बढ़ा दी। यानी वो किसी न किसी प्रकार दूसरे पर ध्यान रखे, उसने क्या किया है, अपनी वस्तु विक्रय करने के लिए, उसी पर वो क्या करेगा, उसको चेंज करेगा, क्योंकि वरना उसकी वस्तु बिकेगी नहीं। यानी वो कुछ ना कुछ अपने उत्पादन में बदलाव करेगा। तो कहने का मतलब वास्तविक जो प्रतियोगिता पाई जाती है, ध्यान रखना, वास्तविक जो प्रतियोगिता पाई जाती है वो कौन से बाजार में पाई जाती है, अल्पाधिकार में पाई जाती है। अगर उसके नेक्स्ट बात करें हम चर्चा, विज्ञापन लागत, इसमें विज्ञापन लागतें भी होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंदर समरूप वस्तु भी होती है और वस्तु वेद भी पाया जाता है। इसके कारण वस्तु वेद जहां पर पाया जाता है वहां पर क्या होती है, विज्ञापन होती है। जैसे मैंने अभी कहा था, मान लेते हैं ए फर्म ने क्या किया, वस्तु की कीमत कम की, कम करके उसने क्या किया, अपने वस्तु की मांग बढ़ा दी, यानी पूर्ति को बढ़ा दी या उसके विक्रय को बढ़ा दिया, क्योंकि कीमत कम करेगा तो उसकी वस्तु ज्यादा बिकेगी, ठीक है। अब वो बी फर्म होगी, वो भी सोचेगी मेरे को क्या करना चाहिए, वो या तो विज्ञापन ज्यादा करेगी, यानी विज्ञापन ज्यादा कर, देखो इसने तो कीमत कर कर कम की तब अपना विक्रय बढ़ा, ये क्या कर सकती है, विज्ञापन करके भी अपनी कीमत बढ़ा सकती है, क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता बढ़ाकर भी कीमत बढ़ा सकती है, या वो कीमत भी कम कर सकती है। तो कहने का मतलब इसमें विज्ञापन लागतें भी पाई जाती है, यानी दूसरी फिल्म या जितना जो विज्ञापन ज्यादा करेगा, ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर कोई पर्सन होता है अगर उससे विज्ञापन कराएगा उतनी उसकी क्या होगी, विक्रय या वस्तु ज्यादा बिकेगी, ठीक है। ये होगी अल्पाधिकार की विशेषता। अब इसके अंदर एक और बता देता हूं आपको मैं, द्विधिकार।
इसका तो सिर्फ अर्थ ही पता होना चाहिए। द्विविधिकार, द्वि माने होता है दो, इसका मतलब जब दो फर्मी हो बस। मैंने कहा था ना कि दो फर्मी या दो विक्रेता हो। मैंने कहा था जो भी इसका अर्थ आएगा वो टोटल किसके आधार पर आएगा, विक्रेता के आधार पर। एक बार बता देता हूँ, अनेक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता, एक विक्रेता एकाधिकार, अधिक विक्रेता अपूर्ण प्रतियोगिता, कम विक्रेता अल्पाधिकार, दो विक्रेता द्विविधिकार। यानी इसके अंदर दो विक्रेता होते हैं, उसको बोलते हैं द्विविधिकार। यानी बेचने वाले दो ही होते हैं, बस कंप्लीट है। देखो स्टूडेंट, आपका यहाँ पर तीनों चारों बाजार कंप्लीट हो चुके हैं, जितने बाजार आपके सामने थे। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आगे वाला टॉपिक करेंगे। यहाँ तक इतना ही। थैंक यू।